तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यांग की फाइटिंग फुटेज देखने के बाद वो पर्सन रूम की लाइट ऑन कर देता है। साथ ही यांग से कह रहा होता है इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो यांग कह रहा होता है ये तो सच में काफी अमेजिंग फाइटर है, क्या वो सच में न्यूबी है। फिर वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या तुमने उसे पहले कभी भी नहीं देखा। तो यांग कह रहा होता है नहीं, मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा। फिर वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है तो फिर वो एक न्यूबी है। तो यांग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जब मैं जापान में था तो यहाँ एक रियल टैलेंट अपीयर हुआ है, वैसे उसका अफिलिएशन क्या है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है टीम अटैक, वो हेड कोच हुआंग के कुछ लड़कों में से एक है। वैसे क्या तुम जानते हो ये वही पर्सन है जिसने एलिट एफसी के सीईओ को बेवकूफ बनाया था। तो यांग कह रहा होता है अच्छा तो ये वही है। किम का एटीट्यूड कभी भी उससे उभर नहीं पाया। अब स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है और इस वजह से ही डायरेक्टर योंग उंग जंग काफी टफ सिचुएशन में है। तो ये सुनकर यांग हंसते हुए कह रहा होता है जिस पर्सन का वो सपोर्ट कर रहा था उसने उसकी पीठ में ही छुरा घोंप दिया, ये तो समझने लायक है। वैसे क्या अब वो कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है मुझे नहीं लगता है कि उसके वजह से कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा लगता है कि वो टीम में इसलिए ज्वाइन नहीं हुआ क्योंकि वो हुआंग और उसके असिस्टेंट कोच से सीखना चाहता है, इसमें पैसों का कोई भी इशू नहीं था। तो यांग कह रहा होता है अच्छा वो एक लॉयल मैन है, वैसे उसकी एज क्या है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है उसकी एज 22 है और उसने मिलिट्री सर्विस भी पूरी कर ली है। तो यांग कह रहा होता है अच्छा ड्यूटी सर्व ये तो काफी अच्छी बात है, वैसे उसका पे आउट कितना था। फिर वो पर्सन कह रहा होता है 2 मिलियन वॉन और प्राइस का 50%, साथ ही उसे फाइटिंग ऑफ द नाइट भी रिसीव हुआ है। तो यांग कह रहा होता है नाइट फाइट से मिले हुए बोनस को छोड़कर उसने अभी तक 3 मिलियन वॉन अर्न कर लिए हैं। खैर चाहे जो भी हो उसे यहाँ लेकर आओ, और अगर कोई और उसे किसी और प्लेस पर मूव करता है तो इससे मैच करने वाले राइट्स को क्लेम करो और उसे एक काफी अच्छा ऑफर दो जो वो रिजेक्ट ना कर पाए। फिर वो पर्सन कह रहा होता है क्योंकि फाइट अभी अभी एंड हुई है तो मैं हॉलिडे के बाद इसे शुरू करूंगा, मेरे माइंड में एक सूटेबल फाइटर है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरी कहीं और पर भी एक मीटिंग है इसलिए मैं वापस नहीं आऊंगा। तो यांग कह रहा होता है हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और बाहर निकलते हुए लाइट भी ऑफ कर देना। फिर वो पर्सन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है हाँ ठीक है, वैसे मैं आज कार्ड का यूज करूंगा। तो यांग कह रहा होता है हाँ तुम यूज कर सकते हो। इसके बाद वो पर्सन बाहर आने के बाद मन ही मन कह रहा होता है मैं जानता था कि उसे फाइटिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन काफी टाइम हो गया मैंने उसे इतना एक्साइटेड नहीं देखा। वैसे मैं काफी ज्यादा वंडर हूँ कि जोंग कितनी दूर तक जाने वाला है। और इसी के साथ हम दोबारा यांग को देखते हैं और वो यांग की वीडियो देखते हुए कह रहा होता है ये सीरियसली काफी अमेजिंग फाइटर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक पार्क के पास जोंग को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है आज की हवा काफी अच्छी है, मुझे लग रहा है कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो इतना सोचने के बाद वो अपने सामने एक लड़की को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है वो लड़की मुझे जानी पहचानी से लग रही है। और इतना सोचने के बाद जोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है हे यूजिन। तो अपना नाम सुनकर यूजिन पीछे मुड़कर देखती है और जोंग को देखने के बाद बिना कुछ कहे वापस आगे की ओर जाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग यूजिन के पास आकर कह रहा होता है क्या तुम हमेशा इसी रास्ते से जाती हो। तो यूजिन कह रही होती है फ्रेंडली एक्ट मत करो और बस मुझे शांति से चलने दो। फिर जोंग यूजिन के हाथ से बुक छीनते हुए कह रहा होता है अरे तुम ये क्या कैरी कर रही हो, हे ये तो बुक है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मैगजीन है या क्या है, वैसे तुम्हें ये इतनी ओल्ड बुक कहाँ से मिली। तो ये सुनकर यूजिन जोंग के शोल्डर पर मारते हुए चिल्लाकर कह रही होती है बेवकूफ वो एक फिलॉसफी बुक है। फिर जोंग कह रहा होता है तुम इसे क्यों पढ़ रही हो, क्या तुम्हें समझ में भी आता है कि इसमें क्या लिखा है। तो यूजिन कह रही होती है तुम्हें ये समझ नहीं आएगा इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो और ये मुझे दे दो। फिर जोंग कह रहा होता है जैसे कि तुम तो काफी ज्यादा जानती होगी। तो यूजिन जोंग से बुक छीनते हुए कह रही होती है ये नेविगेट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की अदर सोसाइटी को समझने के बारे में है, मैंने बता दिया तो अब तुम खुश हो। फिर ये सुनने के बाद जोंग काफी वियर्ड फेस बना रहा होता है। तो जोंग का रिएक्शन देखने के बाद यूजिन कह रही होती है आखिर तुम इतना वियर्ड फेस क्यों बना रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर जोंग कह रहा होता है आज तुमसे स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग आ रही है, किसी स्ट्रेंजर की तरह बात करना बंद करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूजिन जिम की बिल्डिंग में बुक पढ़ रही होती है। साथ ही जोंग यूजिन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है नहीं मैं उसकी आदत नहीं डाल सकता हूँ। तो जोंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वापस यो आ जाता है।
सादी कह रहा होता है अच्छा तो जोंग तुम यहाँ पर हो। तो जोंग कह रहा होता है हाँ मैं यहीं पर हूँ। फिर सीओ कह रहा होता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जोंग कह रहा होता है बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। फिर सीओ कह रहा होता है मेरे साथ हेड ऑफिस चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हेड ऑफिस का रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर हम जोंग और सीओ को देखते हैं। साथ ही सीओ जोंग को ऑफर लेटर देते हुए कह रहा होता है जरा इसे देखो। तो जोंग ऑफर लेटर देखने के बाद काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या ये तो X1 का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सीओ कह रहा होता है हाँ मुझे मैनेजर सॉन्ग का कॉल आया, वो ऑफिशियली साइन करना चाहते हैं, क्या तुम ये देखकर सरप्राइज नहीं हुए हो। तो जोंग कह रहा होता है हाँ मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, मैंने तो सोचा था कि ये काफी बाद में होगा। फिर सीओ कह रहा होता है तुम ये डिजर्व करते हो, डेब्यू मैच में ही 9 हिट के जीतना ये कोई आम बात नहीं है और इससे सभी का अटेंशन तुम्हारी तरफ जाना नेचुरल है। तो ये सुनकर जोंग हंसते हुए कह रहा होता है सीओ तुम्हारा थैंक यू। फिर सीओ आगे कह रहा होता है हालांकि तुम्हारी जीत मोस्टली लक से हुई थी। तो ये सुनकर जोंग मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है। फिर आगे हम देखते हैं कि सीओ कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे फिक्र हो रही है, हाँ तुमने काफी अच्छा किया है लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियोंग ने पहले ही अपने गार्ड डाउन कर लिए थे और वो दिखा नहीं सका कि उसके पास क्या है। तो ये सुनकर जोंग मन ही मन कह रहा होता है हाँ सर सीओ सही कह रहा है, उस कमीने ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, साथ ही वो काफी परेशान भी था, लेकिन अगर वो शांत रहता और रेसलिंग अच्छे से करता तो शायद फ्लोर पर मैं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ कह रहा होता है वैसे जोंग तुम सिग्नेचर तो कर रहे हो ना। तो जोंग कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं सकता हूँ। फिर सीओ कह रहा होता है अच्छा तो पहले मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें समझाने दो, ये कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर और 3 मैच के लिए है, भले ही अगर तुम 3 मैच में फाइट नहीं करोगे तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट 3 ईयर में एंड हो जाएगा। तो जोंग कह रहा होता है इसके अपोजिट क्या, अगर मैं 1 ईयर के अंदर 3 मैच में फाइट करता हूँ तो क्या मुझे नेक्स्ट 2 ईयर तक फाइट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर सीओ कह रहा होता है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो यूजुअली तुम्हें इसके लिए एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा, लेकिन अगर हम 4th क्लॉज को देखें तो ये सुनकर जोंग 4th क्लॉज को देखते हुए कह रहा होता है इंटर ऑर्गेनाइजेशन फाइटर एक्सचेंज के लिए कॉन्ट्रैक्ट। फिर सीओ कह रहा होता है ये एक ऐसा क्लॉज है जो तुम्हें अदर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट करने के लिए अलाउ करता है। एग्जाम्पल के लिए X1 के मेंबर के रूप में मैं सिंगापुर के एक्सट्रीम कॉम्बैट में कम्पीट कर सकता हूँ। यूजुअली ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो ब्रोकर का एक्सचेंज कराती है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट नेगोशिएट करने की परमिशन मिल जाती है और फिर इस प्रोसेस को स्किप कर दिया जाता है। और हाँ X1 को आगे की कॉस्ट का पे करना होगा, लेकिन ट्रेनिंग और कैंप के एक्सपेंसेस के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। तो ये सुनकर जोंग कह रहा होता है ये बात सच होने से ज्यादा अच्छी लगती है। फिर सीओ कह रहा होता है तुम जानते हो कि MMA का प्राइस कितना कम है, लेकिन एक बार जब तुम प्राइस बढ़ा देते हो तो ये फिर से नीचे नहीं गिरती है, चाहे तुम कुछ भी करो। और यही रीजन है कि वो मनी प्राइस देने के बजाय बेनिफिट देने पर ज्यादा फोकस करते हैं। वैसे कोई भी सोच सकता है कि X1 कुछ पैसे देने के लिए काफी बड़ी डील कर रहा है, लेकिन वो रियल में अपना बेस्ट कर रहा है और इन द एंड इन सभी बेनिफिट का पर्पस अपने फाइटर्स को बेहतर बनाना है। वैसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात यह है स्पेशल क्लॉज SFC में एंटर करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो जोंग कह रहा होता है क्या कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। फिर सीओ कह रहा होता है SFC ओवरलैप कॉन्ट्रैक्ट या एजेंसी को परमिशन नहीं देता है, इसलिए किसी फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने से उन पर सिग्नेचर करना काफी इजी हो जाता है। तो जोंग कह रहा होता है क्या अरे ये तो गलत है, अरे यार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं। सडनली SFC के बारे में बात करना काफी वियर्ड लग रहा है। इसके बाद हमें SFC के बारे में बताया जा रहा होता है SFC बिना किसी डाउट के वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट MMA स्टेज है। जैसे जैसे फाइटर्स की क्वालिटी बेहतर होती गई वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर होते गए, लेकिन SFC अभी भी अनराइवल्ड है। फैक्ट तो यह है कि जो लोग MMA के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं उन लोगों को भी SFC के बारे में पता है और इस चीज से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सीओ आगे कह रहा होता है हाँ वो अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानते हैं, इसलिए तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो। तो जोंग कह रहा होता है मुझे सच बताओ तुम मुझे हिट करते हो ना। फिर सीओ कॉन्ट्रैक्ट देखते हुए आगे कह रहा होता है नेक्स्ट है फाइटरों के लिए इंश्योरेंस। इंजर्ड होने की सिचुएशन में फाइटर्स को अपनी पॉकेट से 500K तक पे करना होगा और इससे ज्यादा अमाउंट को इंश्योरेंस से कवर किया जाएगा, लेकिन इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम हैंडबेड पेन क्लिनिक द्वारा स्पॉन्सर्ड है
वैसे वे इनके इंटरेक्शन कुछ इस तरह है। टॉर्डी 20% फोरफिट, फर्स्ट मिस 50% फोरफिट, सेकंड मिस 70% फोरफिट, थर्ड मिस मैच कैंसल और 100% फोरफिट। खैर ईच वे इनके बीच 2 आवर का इंटरवल होगा। हाँ 100% फोरफिट काफी हार्श लग सकता है, लेकिन वेट कंट्रोल फाइटर्स की जॉब है। बस ट्रेनिंग और मील प्लान को फॉलो करो, फिर तुम ठीक रहोगे। अब जब हमने सारी डिटेल समझ ली है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात प्राइज मनी है। चलो अब नेक्स्ट पेज देखो। फर्स्ट डाउन पेमेंट 1 मिलियन वॉन है, बेसिकली अलाउंस 2.5 मिलियन है और विक्ट्री अलाउंस बेसिक अलाउंस का 50% है। विन स्कोर करो और तुम्हारे बेसिक अलाउंस में 700 के इंक्रीज होंगे। जैसे तुम 3 मैच जीते हो, पहले तो तुम्हें 3.5 मिलियन मिलेंगे, फिर 4.8 मिलियन मिलेंगे और लास्ट में 5.85 मिलेंगे। तो ये सुनकर जोंग कह रहा होता है कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या इसका रीजन ये है कि इसका इंक्रीज रेट लास्ट टाइम से कम है? फिर सीओ कह रहा होता है ये यूजुअल से ज्यादा है। X1 अंडर कार्ड रुकीज में डेब्यू करने वाले फाइटर को 1 मिलियन वॉन मिलते हैं। फिर मेन कार्ड में एंटर करने के बाद उनकी स्टार्टिंग 1.5 से 2 मिलियन तक होती है। वैसे अगर तुम एमेचर तौर पर स्टार्टिंग कर रहे हो तो इतना अर्न करने के लिए 8 विन की जरूरत होगी और ऑफ कोर्स इंक्रीज रेट तो कम ही है। मेरे कहने का सीधा मतलब ये है कि इसे बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन कुछ पैसों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। और जिस तरह से मैं देखता हूँ X1 तुम्हें काफी अच्छे ट्रीट कर रही है। तो जोंग कह रहा होता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर सीओ कह रहा होता है फाइनल द बोनस नाइट की फाइट सबसे एंटरटेनिंग मैच के फाइटर को दी जाती है, लेकिन तुम ये पहले से ही जानते हो है ना। खैर इसमें इतना ही है, क्या तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? तो जोंग कह रहा होता है नहीं मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर सीओ कह रहा होता है ठीक है, लेकिन सिग्नेचर करने से पहले तुम ये जान लो अब से लास्ट टाइम जितना इजी नहीं होगा। अब उन्हें तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, इसलिए वो तैयार रहेंगे। तुम्हारे ऑप्शन इंक्रीज करने के लिए हमें काम करना होगा, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। तो जोंग काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है यस सर मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ जोंग साइन करते हुए मन ही मन कह रहा होता है फाइनली मैं X1 का ऑफिशियल मेंबर बनने जा रहा हूँ। इसके बाद सीओ कह रहा होता है और हाँ ये तुम्हारा गिफ्ट है। तो जोंग कह रहा होता है अरे अब तुम ये मत कहना। फिर जोंग इतना कह दे सीओ कह रहा होता है December 31 हमें तुम्हारा सेकंड मैच मिल गया है और ये तुम्हारा अपोनेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सांगे ओन को देखते हैं। साथ ही ओन को काफी सारे लोगों ने घेरा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों में से एक पर्सन ओन पर एक रॉड से अटैक कर देता है, तो ओन उसका ये अटैक डॉज करते हुए उसे काफी जोरदार पंच मार देता है। फिर तभी एक दूसरा पर्सन ओन के ऊपर रॉड से अटैक कर रहा होता है, तो ओन ये अटैक डॉज करते हुए रॉड से मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 पर्सन ओन की तरफ आ रहे होते हैं और जैसे ही उनमें से पहला पर्सन जंप करते हुए ओन पर अटैक करता है तो ओन उसे काफी जोरदार किक मार देता है। फिर जो दूसरा पर्सन पीछे से आ रहा होता है ओन उसे भी किक मारकर दूर फेंक देता है और इसी के साथ ओन एक और पर्सन को किक मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद ओन पीछे मुड़ते हुए एक पर्सन से कह रहा होता है अब तुम ही आखिरी बचे हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो आखिरी पर्सन होसेक जू होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ काफी देर से जा रहे होते हैं और जो ओन को जैसे ही पंच मारता है तो ओन ये पंच डॉज करते हुए जू की चेस्ट में काफी जोरदार किक मार देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जू अपने घुटनों में बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर कह रहा होता है ठीक है अब सीन कट करो, सभी ने काफी अच्छा काम किया। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन ओन के पास आते हुए कह रहा होता है ओन तुमने काफी बढ़िया काम किया, हमें एक काफी अमेजिंग सीन मिला है। तो ओन कह रहा होता है ये काफी रिलीफ की बात है, ये सब सर आपकी वजह से ही हो पाया है। और इतना कहने के बाद ओन उस पर्सन के पास चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जू के पास आकर उससे कह रहा होता है अरे क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम इतने केयरलेस क्यों हो रहे हो? तो जू कह रहा होता है अरे मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, इसे एक ही बार में फिनिश करके रिलैक्स करना बेहतर होता है। खैर अब ऐसा लगता है कि दोबारा शूटिंग करनी नहीं पड़ेगी। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अरे तुम शांत रहो, क्या तुम्हें पता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो? तो जो हंसते हुए कह रहा होता है मुझे ये काम तुम्हारी बदौलत ही मिला है, इसलिए मैं तुम्हें कोई परेशानी देना नहीं चाहता हूँ। फिर वो पर्सन कह रहा होता है जरा पेशेंस रखो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो जू कह रहा होता है मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जू कॉल पिक करते हुए कह रहा होता है 1 मिनट जरा मैं कॉल अटेंड कर लूं। तो पर्सन कह रहा होता है हाँ क्यों नहीं। फिर जू कॉल पर कह रहा होता है हेलो हाँ मैं स्टूडियो में हूँ, हाँ मैंने तुमसे कहा था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, क्या सच में? ऑफ कोर्स मैं जरूर करूंगा,
ये करने के लिए मैं डेफिनेटली रेडी हूँ। हाँ ठीक है, कल मॉर्निंग में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, तब तुम मुझे सारी बातें डिटेल में बता सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ने कॉल कट कर दिया होता है, साथ ही वो पर्सन जो उसे कह रहा होता है क्या ये कॉल जिम से था, तो जो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ मुझे अभी अभी एक ऑफर मिला है यार, मैं सच में काफी ज्यादा लकी हूँ, ये मेन कार्ड पर फर्स्ट मैच है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है अच्छा ये मैच कब है, तो जो कह रहा होता है ये December 31 को है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक पर्सन जू को पंच मारता है तो जू ये पंच ब्लॉक कर लेता है। फिर वो पर्सन दोबारा जू को पंच मारता है तो जू इस पंच को डॉज करते हुए उस पर्सन को एक काफी जोरदार किक मार देता है। फिर लास्ट में एक जोरदार पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हेड ऑफिस के अंदर हम सीओ और जोंग को देखते हैं। साथ ही सीओ जोंग को ये सारी बात बताने के बाद कह रहा होता है सो तुम क्या सोचते हो, तो जोंग कह रहा होता है वो एक स्टैंड अप फाइटर है। फिर सीओ कह रहा होता है उसने एमेचर में 4 और प्रो में 2 मैच खेले हैं, उसका बेस कराटे है और वो कराटे में 3rd डिग्री है। साथ ही वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अवार्ड जीत चुका है, इसलिए इसमें वंडर होने वाली कोई बात नहीं है कि अपने रिकॉर्ड के कंपेयर में वो स्किल दिखता है। ऐसे टाइप्स रियल पेन है, ये अपने स्टेमिना और इंडोरेंस को वेपन के रूप में यूज करते हैं और चार्ज इन करते हैं। स्टेमिना ह्यूमन की बैटरी की तरह है, पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ अलग इशू है। एक बार जब तुम्हारा स्टेमिना खत्म हो जाए तो तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रो फाइटर जो सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं कभी कभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं सिवाय मार खाने की? ऐसा इसलिए नहीं है कि वो मूव नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए है कि वो मूव ही नहीं कर सकते हैं। खैर छोड़ो, हमारे पास 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट, ग्रैपलिंग, उसकी पकड़ कमजोर है और वो अपने अपोनेंट को पकड़ने में भी माहिर नहीं है, और हालांकि तुम भी काफी बेकार हो इसलिए हम इस बारे में नहीं सोचेंगे। फिर जोंग कह रहा होता है मेरे पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर सीओ कह रहा होता है तुम्हारा सेकंड ऑप्शन है स्टेमिना और इंड्योरेंस में उससे आगे निकलना, लेकिन क्योंकि तुम छोटे हो तुम्हारा स्टेमिना भी कम है इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जोंग कह रहा होता है आखिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते हो कि तुम रियल में क्या फील कर रहे हो? फिर सीओ कह रहा होता है सो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन क्या होगा? तो जोंग कह रहा होता है मुझे नहीं पता, मैं बस उसे पीटूंगा। फिर सीओ कह रहा होता है हाँ बिल्कुल सही। तो जोंग कह रहा होता है क्या सच में? फिर सीओ कह रहा होता है हाँ तुम्हें उसे तब तक पीटना है जब तक उसका गार्ड ब्रेक ना हो जाए। तो जोंग कह रहा होता है अगर मेरे पास उस तरह की पावर होती तो मुझे किसी भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं होती, मुझे बस उस पर हिट करते रहना होता। फिर सीओ कह रहा होता है हो सकता है कि तुम्हारे पास पावर ना हो लेकिन यहीं पर एक मार्शल आर्ट काम आती है। तो जोंग कह रहा होता है किस तरह की मार्शल आर्ट? फिर सीओ कह रहा होता है मुay थाई अब तक की सबसे पावरफुल स्ट्राइक आर्ट है, स्पेशली नी और एल्बो की टेक्निक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर तुम इस टेक्निक का सही यूज करते हो तो तुम जू के गार्ड को ब्रेक करने में एबल हो जाओगे। खैर काफी हो गया है, अब हमें ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। तो जोंग कह रहा होता है लेकिन मुझे कौन सिखाएगा? कोच मैं कोई मुay थाई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। फिर सीओ कह रहा होता है फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, चलो मैं तुम्हें हमारी टीम के ओनली वन नेक में से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। इसके बाद हम वान को देखते हैं और वो जो से कह रहा होता है वो मैं हूँ। तो वान को देखकर जो मानीवन कह रहा होता है अब मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जोंग और वान रिंग के अंदर होते हैं। साथ ही वान जोंग से कह रहा होता है सीओ ने मुझे मुay थाई से एल्बो और नी टेक्निक सिखाने के लिए कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये बेस्ट आइडिया है। तो जोंग कह रहा होता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर वान कह रहा होता है MMA में नी और एल्बो के स्ट्राइक से आखिर तुम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो? डायरेक्ट नीचे की ओर एल्बो और ग्राउंड में लेटा कर नी से हेड पर स्ट्राइक करना बैन है। ब्लोइंग और नी पंच और किक मारने से काफी डिफरेंट है, इसे सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, और जो तुम सीखना चाहते हो वो प्लम है। तो जोंग कह रहा होता है क्या प्लम? फिर सीओ कह रहा होता है ऐसे काफी केसेस हैं जब प्लेयर्स मैच हार जाते हैं क्योंकि वो प्लम के अगेंस्ट डिफेंस नहीं कर पाते हैं। खैर इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल SFC मिडलवेट टाइटल मैच होगा। रिची फ्रैंक एथोनी सिल्वा की प्लम क्लच और नी स्ट्राइक से हार गया था। वैसे अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि तुम बेसिक बातों से स्टार्ट करो। चलो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं कि अपोनेंट को कैसे पकड़ना है। तो जोंग कह रहा होता है ठीक है मुझे क्या करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने ही एक दूसरे का सर पकड़ा होता है। साथ ही वान कह रहा होता है फर्स्ट अगर तुम राइट हैंडेड हो
तो तुम अपने लेफ्ट हैंड से अपोनेंट की नेक को कसकर पकड़ो और तुम्हारा अपोनेंट भी सेम ऐसे ही करेगा। फिर आगे तुम अपने राइट आर्म का यूज करो और डिफेंसिव स्टैंस बनाने के लिए अपोनेंट के लेफ्ट बाइसेप को प्रेस करो और हाँ, अपने एल्बो को सही एंगल में मेंटेन रखना मेक श्योर करना। बस इतना ही ये बेसिक प्लम ग्रैब है। अपने हाथों को सही एंगल पर रखने से तुम अपने अपोनेंट को इधर उधर मूव कर सकते हो या अपने एल्बो से उसे हिट कर सकते हो। साथ ही इससे तुम्हारी फिंगर्स भी फ्री रहती है और यही रीजन है कि जो भी पहले पोजीशन में आ जाता है उसे एडवांटेज मिलता है, बिल्कुल इस तरह। और इतना कहने के बाद वान अपने दोनों हाथ से जोंग का नेक पकड़कर उसे नीचे की ओर धकेल रहा होता है। तो जोंग कह रहा होता है अरे थोड़ा आराम से करो। फिर वान कह रहा होता है अरे रिलैक्स हो जाओ और बताओ कि तुम इससे बाहर कैसे निकलोगे। तो जोंग वान के हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हारे हाथ दूर फेंक दूंगा। फिर वान जोंग का फेस अपने हाथों और नी के बीच फंसाते हुए कह रहा होता है अगर मैं अपने नी से अटैक करने जाऊं तो क्या तुम अपने आप को गार्ड कर सकोगे। तो जोंग कह रहा होता है फिर पहले मैं अपना गार्ड सेट करूंगा। फिर वान कह रहा होता है ऐसे में तो मैं तुम पर अटैक करता रहूंगा। तो जोंग पीछे हटते हुए कह रहा होता है अगर मैं पीछे हट जाऊं तो क्या होगा। फिर वान कह रहा होता है तुम मुझे स्पेस दे रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हारी नेक खींच कर तुम्हें जोरदार किक मार सकता हूँ। तो जोंग कह रहा होता है क्या मैं झुककर तुम्हारी पकड़ लूज कर सकता हूँ। फिर वान कह रहा होता है तुम्हारा फेस नी स्ट्राइक के सामने आ जाएगा, इसलिए केयरलेस मत बनो, तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इतना कहने के बाद वान जोंग को नेक से पकड़कर इधर उधर मूव करते हुए कह रहा होता है चलो कुछ ट्राई करके अपने आप को फ्री करने की कोशिश करो। फिर वान जोंग को अपने से दूर फेंकते हुए कह रहा होता है तुम्हारे पास फाइटिंग के स्टार्टिंग में ही खुद को फ्री करने के लिए इनफ स्पीड और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लेकिन जब तुम थक जाते हो तो प्लम से ज्यादा स्कैरी कुछ भी नहीं होता है। तो जोंग कह रहा होता है तो फिर जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर वान कह रहा होता है मुझे पकड़ो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग ने वान का नेक पकड़ा होता है और जैसी जोंग अपनी पकड़ मजबूत करने लगता है तो तभी हम देखते हैं कि वान काफी जोर से चिल्लाते हुए खुद को फ्री कर लेता है। फिर जोंग से कह रहा होता है ये तुम्हें कैसा लगा, ये कूल है ना। तो जोंग कह रहा होता है अरे बकवास बंद करो और मुझे बताओ क्या तुम्हें कोई काम नहीं है। फिर वान कह रहा होता है अच्छा ये बात है, ठीक है चलो मैं तुम्हें एक बार और दिखाता हूँ। अरे चलो भी अब मेरी तरफ ऐसे मत देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग ने वापस से वान के नेक को पकड़ा होता है। साथ ही वान जोंग का एक हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है इसलिए तुम्हें अपने अपोनेंट के आर्म को प्लम के लिए तैयार करने से पहले अपनी नेक और कमर को सीधा करना होगा। अगर तुम्हारी हाइट सिमिलर है तो अपने शोल्डर की हाइट पर आने पर अपोनेंट के एल्बो सीधे हो जाएंगे। ऐसा करने से अपोनेंट की पकड़ कमजोर हो जाती है, इसलिए तुम इसे आसानी से टाल सकते हो। अब आगे तुम्हें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है और शोल्डर का यूज करते हुए उसे हिट करना है। खैर ऑफ कोर्स जब वो एक बार वहाँ पहुँच जाता है और अपने बाइसेप से प्रेशर डालना शुरू कर देता है तो तुम सिर्फ अपनी नेक का यूज करने में एबल नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम सिर्फ घसीटे जाओगे। साथ ही वो तुम्हारे फेस पर अपने नी से अटैक भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग ने दोबारा वान का नेक पकड़ा होता है। साथ ही वान कह रहा होता है नेक्स्ट ये है कि एक बार जब तुम गहरे पानी में पहुंच जाओगे तो बाहर कैसे निकलोगे। अब तुम मेरी नेक को पकड़कर नीचे की ओर खींचो जैसे कि मैंने किया था। तो जोंग हाँ कहकर वान की नेक नीचे की ओर खींचने लगता है। फिर वान कह रहा होता है जब तुम इस तरह से फंस जाते हो तो तुम्हें अपने हाथों को अपोनेंट के हाथों के बीच में रखना होगा। हालांकि एक बार जब क्लच पूरा हो जाता है तो स्पेस काफी ज्यादा नैरो हो जाती है और फिर अपोनेंट भी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन अगर तुम अपने शोल्डर को ट्विस्ट करके अपोनेंट के चेस्ट के क्लोज ले जाते हो तो वो तुम्हें स्पेस बनाने से रोक नहीं सकेगा और इसी मोमेंट तुम्हें अपना हाथ अंदर डालना है और इस तरह झटकते हुए खुद को फ्री कर लेना है। खैर मेन पॉइंट है अपने अपोनेंट के क्लिच में गैप को समझना और अंदर से बाहर की ओर धक्का देना। वैसे और कई मेथड्स भी हैं जो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। तो ये सब देखने के बाद जोंग काफी इम्प्रेस होते हुए कह रहा होता है ब्रो ये सच में अमेजिंग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा अमेजिंग होगे। फिर सीओ भी हंसते हुए कह रहा होता है अरे ब्रो ये तो कुछ भी नहीं है। तो जोंग सडनली कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ होगे लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो। फिर ये सुनकर वान काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या, अरे ये बात जरा मेरे पास आकर कहो। खैर छोड़ो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि तुम्हारा बैलेंस श्योरम की वजह से काफी सॉलिड है तो तुम कुछ ही टाइम में ट्रेनिंग के साथ क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में हावी हो जाओगी। तो जोंग कह रहा होता है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर वान कह रहा होता है आज के लिए इतना ही है,
अब कुछ ही देर में वो भी यहाँ आ जाएगा। और इतना कहने के बाद वान अपना हाथ हिलाते हुए कह रहा होता है, अरे देखो वो वहाँ पर है कोच तायोंग। इसके बाद हम देखते हैं कि तायोंग उन दोनों की तरफ आ रहा होता है और तायोंग को देखकर जोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वान का कॉलर पकड़कर काफी गुस्से में कह रहा होता है, आखिर वो यहाँ क्यों आ रहा है। तो वान कह रहा होता है बैक और लेग प्लम के लिए इम्पोर्टेंट है और जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो इसमें कोच तायोंग सबसे बेस्ट है। फिर जोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लेकिन आखिर उसे ही क्यों? तुमने सभी लोगों में से उसे ही चूज क्यों किया है? क्या तुम जानते भी हो कि वो कैसा है? इसके बाद हम देखते हैं कि तायोंग जोंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, मुझे बताओ जोंग मैं किस तरह का पर्सन हूँ। तो जोंग घबराते हुए कह रहा होता है, कोच तुम तो काफी बिजी पर्सन हो, इसलिए मुझे तुमसे मिलने जाना चाहिए था। फिर तायोंग कह रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो। तो जोंग कह रहा होता है, हाँ तुम मेरे फेवरेट लोगों में से एक हो। फिर तायोंग कह रहा होता है, तो फिर क्या हम पीछे वाले कोर्स पर वापस चले? वो कोर्स हमारा अधूरा रह गया है। तो जोंग कह रहा होता है, अरे वो थोड़ा सा ही है, अगर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। फिर तायोंग कह रहा होता है, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे फेवरेट लोगों में से एक था। इसके बाद हम देखते हैं कि तायोंग जोंग की पीठ पर बैठ जाता है और जैसे जोंग तायोंग को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से वान कह रहा होता है, जोंग बिना किसी पेन के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए अपना बेस्ट करो। फिर ये सुनकर तायोंग कह रहा होता है, तो तुम आराम क्यों कर रहे हो? तुम भी आओ और सर्किट के लिए तैयार हो जाओ। तो वान वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हारे हाथ जोंग से भरे नहीं हैं? इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हेबे ओम के साथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर तायोंग कह रहा होता है, हेबे ओम यूजिन के साथ बिजी है। तो वान कह रहा होता है, तो फिर मैं किसी और से पूछ लूंगा। और इतना कहने के बाद वान वहाँ से भाग रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि तायोन वान के ऊपर जंप कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जोंग और वान एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वान अपना हाथ आगे बढ़ाकर जोंग का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जोंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर वान को पकड़ रहा होता है। तो वान झुकते हुए अपने आप को बचा लेता है। फिर दोनों ही दोबारा एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन दोनों ही नाकामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वान जोंग का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन जोंग वान का एक हाथ छटकाते हुए अपने दूसरे हाथ से वान का नेक पकड़ लेता है और नी अटैक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वान पीछे की ओर चले जाता है और अपने आप को जोंग की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे पर नी अटैक कर देते हैं। फिर वान बीच में अपना हाथ लाकर जोंग को पीछे और धकेलते हुए अपने आप को फ्री कर लेता है। साथ ही कह रहा होता है, इतना काफी है। तो जोंग कह रहा होता है, हाँ ये काफी अच्छी फाइट थी। फिर वान कह रहा होता है, हाँ तुमने भी काफी अच्छा किया, तुम सच में काफी तेजी से सीख रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस दिन पर दिन बेहतर होती जा रही है। चलो अब नेक्स्ट सेशन से पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कुछ तायोंग जल्दी ही आ जाएगा। तो जोंग हाँ ठीक है कहकर वहीं नीचे बैठ जाता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं काफी खुश हूँ कि वान एक नेक में ही था, अगर मैं अकेले ये ट्राई करता तो शायद मैं खो जाता। वैसे इससे ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि मेरा स्ट्रेंथ और स्टेमिना कितनी तेजी से इंक्रीज हुआ है। मैंने सुना था कि स्ट्रेंथ और स्टेमिना एक साथ रह नहीं सकते हैं और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतना इम्प्रूव कर पाऊंगा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल अप हो गया है। खैर जैसे कि उम्मीद थी, तायोंग के फंक्शनल ट्रेनिंग का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। उस गोरिल्ला की ट्रेनिंग एक्चुअल में काफी हेल्पफुल रही। तो जोंग के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजिन आकर बैठ जाती है और यूजिन को देखकर जोंग कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? तो यूजिन कह रही होती है, मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर जोंग कह रहा होता है, तो फिर तुम्हें मेरे बगल में बैठना नहीं चाहिए था। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है कि यूजिन 1 महीने से अपना वेट कम कर रही है। वो सिर्फ सोडियम और स्नैक्स खाकर अपना वेट कम कर रही है, लेकिन ये करना भी इजी नहीं है। वो कोई भी मसालेदार या इंस्टेंट फूड खा नहीं सकती है। फ्राइड चिकन और पिज्जा जैसी चीजों को तो भूल ही जाओ। कुछ नट्स और चॉकलेट का एक पीस ये वो चीजें हैं जो वो स्नैक्स के रूप में ले सकती है, लेकिन फिर भी उसे हर दिन 1.5 गैलन पीने की जरूरत है। और अब जबकि उसका मैच एक दिन दूर है तो ये बढ़कर हर दिन 2 गैलन हो गया है। वैसे उसके साइज को कंसिडर करते हुए इतना ज्यादा पानी उसके लिए रिडिकुलसली स्ट्रेसफुल रहा है। इसके अलावा फूड कम खाने के साथ साथ ट्रेनिंग उसे काफी ज्यादा थका रहा है। साथ ही वो कंटिन्यूअसली वॉशरूम की ओर भागते रहती है और इस बात में अब कोई वंडर नहीं है कि वो काफी सेंसिटिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कह रहा होता है, हे यूजिन। तो यूजिन कह रही होती, आखिर अब क्या है? फिर जोंग कह रहा होता है, अब सिर्फ 10 डेज बचे हैं। तो ये सुनकर यूजिन पहले तो जोंग की तरफ देख रही होती है,
फिर सडनली अपना फेस दूसरी तरफ घुमाते हुए कह रही होती है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है। फिर जोंग कह रहा होता है, मैं बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल तुम्हारी एज का यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। तो यूजिन कह रही होती है, चुप रहो और अपना काम करो। फिर जोंग हंसते हुए कह रहा होता है, तुम सन की रे की तरह हो। तो यूजिन कह रही होती है, यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनकर जोंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं उसे काफी बैडली पंच मारना चाहता हूँ। और जोंग के इतना सोचते हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आते हुए कह रहा होता है, यूजिन रेस्ट का टाइम अब खत्म हो गया है, चलो यहाँ आकर थोड़ा पानी पी लो। तो यूजिन हाँ कहकर उस पर्सन के पास जाती है और पानी पीने लगती है। तो ये देखकर जोंग मन ही मन कह रहा होता है, मुझे उसके लिए काफी बुरा लग रहा है, वो सच में काफी ज्यादा थकी हुई है। खैर मुझे पूरा यकीन है कि वो काफी बुरा फील कर रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग के पास ताइयोंग आकर कह रहा होता है, टाइम खत्म हो गया, अब हमें चलना चाहिए। तो जोंग हाँ कहता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। फिर ताइयोंग वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, ठीक है अब टॉर्चर का टाइम आ गया है, मेरा मतलब ट्रेनिंग का। और इसके साथ जोंग को ताइयोंग की बैक पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये पढ़ने के बाद जोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जा रहा होता है, आज सोल एपिक जोग में X1 ऑफिशियल जिम वेट इन का दिन है। और इसके साथ हम वहाँ पर सीओ और जोंग को देखते हैं। सारी जोंग कह रहा होता है, ये डाइट मुझे मार रही है। तो सीओ कह रहा होता है, रोना बंद करो, दूसरों के कंपेयर में ये तुम्हारे लिए काफी इजी है। फिर जोंग सामने देखते हुए कह रहा होता है, इस बार वे इन करना काफी सिंपल लग रहा है, यहाँ पर कोच और फाइटर के अलावा बस 2 फोटोग्राफर्स हैं, ये तो काफी बेहतर और रिलैक्सिंग है। तो सीओ कह रहा होता है, क्या तुम्हें क्राउड वाली प्लेस पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेज से कहा जा रहा होता है, नेक्स्ट फाइटर जोंग प्लीज स्टेज पर आ जाए। तो जोंग हाँ कहकर स्टेज पर चला जाता है। फिर अपने कपड़े उतारकर मशीन पर चढ़ जाता है और वेट नापते हुए वहाँ खड़ा पर्सन कह रहा होता है, फाइटर जोंगली ने 170.19 पाउंड वेट क्लियर किया है। तो जोंग का वेट इन करने के बाद वही पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब नेक्स्ट फाइटर होसोक जू है। तो जू का नाम लेने के बाद वहाँ जू नहीं आता है। फिर ये देखने के बाद वो पर्सन दोबारा से जू का नाम लेता है और इस बार भी कोई जवाब नहीं आता है। तो ये सब देखकर जोंग मन ही मन कह रहा होता है, जब उसने अटेंडेंस ली तो क्या वो यहाँ नहीं था, आखिर वो कहाँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ आ जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी लग रही होती है। साथ ही जू कह रहा होता है, लेट से आने के लिए मुझे माफ करना। तो जू को देखते हुए जोंग मन ही मन कह रहा होता है, अरे क्या ये सच में जू है, वो तो इतना पतला दिख रहा है कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे वॉमिटिंग आ रही थी, क्या उसका वेट कंट्रोल गड़बड़ा गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपने कपड़े उतार कर मशीन के ऊपर खड़ा होता है और वो वेट नापने वाला पर्सन जू का वेट नापते हुए कह रहा होता है, फाइटर जू ने 170.8 पाउंड वेट क्लियर किया है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट हो रही होती है, अब वेट इन का काम पूरा हो गया है और अब से 10 मिनट बाद इवेंट के बारे में क्विक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। फिर उसके बाद हम अपना पूरा काम कर लेंगे और हाँ अब जाकर फाइटर्स खाना खा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्टरूम में जोंग के साथ एक कोच को देखते हैं। साथ ही जोंग कोच से कह रहा होता है, कोच क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है। तो कोच कह रहा होता है, ठीक है बस 1 सेकंड रुक जाओ। और इतना कहने के बाद वो कोच बैग में वाटर बॉटल ढूंढते हुए कह रहा होता है, अरे यहाँ पर तो नहीं है, मुझे लगता है कि मुझसे वाटर बॉटल कार में छूट गई है। तो जोंग कह रहा होता है, कम ऑन कोच, मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है। और साथ ही सीओ भी कह रहा होता है, तुम काफी सालों से कोच हो और फिर भी तुमने पानी कार में छोड़ दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जू आकर जोंग को वाटर ऑफर करते हुए कह रहा होता है, तुम चाहो तो इसे ले सकते हो और पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। मुझे जॉब और अदर रीजंस की वजह से वेट लूज करने में काफी डिफिकल्टीज हो रही थी। तो जोंग कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करो। और वैसे तुमने कहा कि तुम जॉब करते हो। तो जू कह रहा होता है, मैं मूवीज में एक्स्ट्रा वर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ, यूजुअली ऐसे रोल्स में जिसके लिए थोड़े भारी भरकम काम की जरूरत होती है। फिर सीओ कह रहा होता है, अच्छा मैं समझ गया, रेंट पे करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो तुम्हें करना ही होगा, ये सच में काफी टफ है। तो जू कह रहा होता है, ये कोई बिग रोल भी नहीं है, तुम जानते ही होगे कि ये बस एक एक्सक्यूज है। और इतना कहने के बाद जू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, कह रहा मुझे जाना होगा, मैं उस पर्सन के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकता हूँ जिसके साथ मुझे कल फाइट करनी है। फिर जोंग कह रहा होता है, हाँ ठीक है, पाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और जो के जाने के बाद जोंग सीओ से कह रहा होता है,
वो सच में कितना पोलाइट पर्सन है। ये उस कमीने जियोंग से काफी डिफरेंट है। तो सीओ कह रहा होता है हाँ प्रॉबेबली, लेकिन फिर भी तुम अपने गार्ड डाउन मत करना, केज में घुसते ही वो तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा। फिर जोंग सडनली वाटर बॉटल देखते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूंगा, फाइट तो फाइट होती है, मैं उसे हरा दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें मैच का दिन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जोंग रेस्टरूम में कुछ लीव्स खाते हुए कह रहा होता है ये तो सच में काफी बुरा है, मैं तो फ्राइड चिकन के लिए जान भी दे सकता हूँ। तो जोंग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजिन आ जाती है। साथ ही यूजिन जोंग को वो लीव खाते हुए कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जोंग यूजिन से कह रहा होता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या आज तुम्हारा ऑफ नहीं है। तो यूजिन कह रही होती है वान का जल्दी ही एक मैच है, इसलिए मैं उसकी हेल्प के लिए यहाँ आई हूँ। फिर जोंग कह रहा होता है अगर उसने तुम्हें बाहर बुलाया है तो वो सच में इस मैच के लिए सीरियस होगा। तो यूजिन कह रही होती है अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कोच तायोंग उसे मार डालेंगे। और इतना कहने के बाद यूजिन भी वो लीव खाते हुए कह रही होती है ये तो सच में काफी डिलीशियस है, तो तुम रोना धोना क्यों कर रहे हो। फिर जोंग कह रहा होता है अगर ऐसा है तो तुम इसे खा सकती हो। इसके बाद यूजिन अपनी पॉकेट से कुछ टॉफीज निकालकर टेबल पर रखते हुए कह रही होती है ये लो तुम इसे खा सकते हो। फिर जोंग कह रहा होता है ये क्या है। तो यूजिन कह रही होती है चॉकलेट और रेड जिनसेन जेली, मैच से 1 आवर पहले तुम इसे खा सकते हो, ये तुम्हारे स्टेमिना और ब्लड के फ्लो को बूस्ट कर देगा। फिर ये सुनकर जोंग कह रहा होता है आखिर तुम सडनली इतनी काइंड क्यों हो रही हो, तुम सच में काफी वियर्ड बिहेव कर रही हो। तो यूजिन कह रही होती है मेरे पास कुछ बचे हुए थे इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। फिर जोंग कह रहा होता है ये बिल्कुल हेल की तरह है, तुम तो बस अपने बैड एटीट्यूड के लिए सॉरी फील कर रही हो और शायद ये कहना भी ठीक रहेगा कि ये तुम्हें फ्लोर पर मिले होंगे। तो ये सुनकर यूजिन गुस्से में चिल्लाकर कह रही होती है मैंने तुमसे कहा ना कि ये मेरे पास कुछ बचे हुए हैं। फिर जोंग कह रहा होता है तुम्हारे पास जो बचे थे वो ओबाश ले गया था। तो ये सुनकर यूजिन जोंग के फेस पर लीफ फेंकते हुए कह रही होती है अपनी बकवास बंद करो। फिर जोंग कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तुम स्पेशली ये मेरे लिए ही लाई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजिन के फोन की रिंग बजती है और यूजिन अपना फोन देखते हुए कह रही होती है मुझे जाना चाहिए, वान अपने स्टफ के लिए मुझसे हेल्प मांग रहा है। तो जोंग कह रहा होता है हाँ तुम जल्दी जाओ, हाँ लेकिन जाने से पहले। फिर यूजिन कह रही होती है अगर तुम फिर से बकवास करने वाले हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो जोंग कह रहा होता है अरे नहीं, स्नैक्स के लिए तुम्हारा थैंक यू, मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये सुनकर यूजिन हैरान हो जाती है, फिर धीमी आवाज में कह रही होती ये चीज तुम्हें पहले ही कह देनी चाहिए थी। और इतना कहने के बाद यूजिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जोंग से कह रही होती है खैर जो भी हो बस एक मोरॉन की तरह मत हारना, बस तुम मेक श्योर करना कि तुम जीत जाओ। तो जोंग यूजिन के पंच से अपना पंच टच करते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं जीत कर आऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तायोंग और जोंग को देखते हैं। साथ ही तायोंग जोंग से कह रहा होता है हे तुम ये क्या खा रहे हो। तो जोंग कह रहा होता है चॉकलेट और रेड जिनसेंग, यूजिन ने मुझे मैच से 1 आवर पहले इसे खाने के लिए कहा है। फिर तायोंग कह रहा होता है क्या रियल में यूजिन ने तुमसे ऐसा कहा। तो जोंग को टेस्ट करने के बाद कह रहा होता है अरे यार ये तो कड़वा और काफी घिनौना है, ये चॉकलेट तो उसकी सोल से भी काफी ज्यादा डार्कर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग अपने फेस पर एक कपड़ा रख लेता है। तो ये देखकर तायोंग उससे कह रहा होता है आखिर अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो जोंग कह रहा होता है मुझे गलत मत समझो, मैं फाइट को विजुअलाइज कर रहा हूँ। तो जोंग के इतना कहने के बाद हम वहाँ पर ली और सीओ को देखते हैं। साथ ही ली कह रहा होता है रियल में मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो कॉन्फिडेंट है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये सच में काफी चिंता करने की बात है। तो सीओ कह रहा होता है पता नहीं कैसे लेकिन वो डेब्यू मैच से पहले भी ऐसा ही था, उसके ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर मैं काफी ज्यादा वरिड हूँ। खैर छोड़ो, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, उसके सपोर्टर के रूप में हमें शांत रहना होगा और साथ ही हमें ये मेक श्योर भी करना होगा कि वो फाइट के लिए फिट है। फिर ली कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ हम देखते हैं कि तायोंग जोंग के फेस से वो कपड़ा हटाते हुए कह रहा होता है क्या बकवास है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये नैप लेने का टाइम है। तो जोंग कह रहा होता है नहीं, मैं तो बस अपने फ्रेंड से स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा था। फिर तायोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है अच्छा तुम सपने में अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर रिंग में अनाउंस हो रहा होता है अब X163 मेन कार्ड का फर्स्ट मैच शुरू होगा। ब्लू कॉर्नर से फाइटर जोंग आ रहे हैं, क्राउड जोंग को क्या बढ़िया चीयर कर रही है, इसका रिएक्शन तो एक्सप्लोसिव है। सभी को जोंग के लास्ट मैच का परफॉर्मेंस याद है, हम उससे आज रात भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं। तो दूसरा कमेंटेटर कह रहा होता है अगर हम उसके लास्ट मैच की बात करें तो ये अभी सितंबर में ही हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी जल्दी उस मैच के बाद उसे रिकवर होने का टाइम मिल गया होगा।
तो वो पहला कमेंटेटर कह रहा होता है, हाँ ये काफी जल्दी लग रहा है, लेकिन ये भी सच है कि जोंग को इस फाइट में कोई डैमेज नहीं हुआ था। इसके अलावा वो इस न्यू ईयर की इवनिंग को मिस नहीं कर सकता है। तो वो दूसरा कमेंटेटर कह रहा होता है, सो तुम ये कह रहे हो कि X1 को जोंग से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। खैर पॉजिटिवली इसका मतलब ये है कि ये मैच जोंगली के लिए ये प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी है कि उसमें वो सब कुछ है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा होने के लिए काफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ जोंग से कह रहा होता है, याद रखना ये एरिया आउटफील्ड है, इसलिए पेशेंस रखना और सही टाइम पर हिट करना और पीछे हटना। तो जोंग कह रहा होता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। तो इतना कहने के बाद जोंग रिंग के अंदर चले जाता है और तभी कमेंटेटर अनाउंस कर रहे होते हैं, नेक्स्ट रेड कॉर्नर से फाइटर जू आ रहे हैं। कराटे फाइटर जू वो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बिगर है और इसके कॉन्ट्रेरी जोंग का साइज स्मॉल है। उसके यूजुअल वेट में 50 पाउंड का डिफरेंस है। ये डिफरेंस सच में काफी बड़ा है। अब फाइटर जू केज में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग और जू एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। साथ ही जोंग जू को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, शायद हमारी हाइट सिमिलर है लेकिन उसकी बॉडी मुझसे काफी ज्यादा बिगर है, इसलिए अब इसमें वंडर होने वाली बात कोई भी नहीं है कि वो ऐसी डॉग फाइट करने में कैपेबल कैसे है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी कह रहा होता है, रेड क्या तुम रेडी हो और ब्लू क्या तुम रेडी हो, चलो फाइट शुरू करो। तो रेफरी के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही काफी देर से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे होते हैं और साथ ही कमेंटेटर कह रहे होते हैं, जोंग ने लगातार अटैक किए हैं जबकि जो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। जोंग ने किक मारी लेकिन जू ने काफी इजीली इसे ब्लॉक कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जोंग को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। फिर जो दोबारा से जोंग को पंच मारता है लेकिन इस बार जोंग जू का पंच डॉज कर लेता है और इसके साथ जो जोंग को देखते हुए कह रहा होता है, अरे उसे तो थोड़ी भी स्वेटिंग नहीं हो रही है और न ही वो थोड़ा भी टायर्ड लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, जैब थ्रो कर और डिस्टेंस बनाकर रखो। तो सीओ के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जो जोंग की तरफ जाते हुए उसे एक जोरदार पंच मार देता है। तो जोंग भी इस पंच को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद जो जोंग को लगातार पंचेस मार रहा होता है और ये देखकर सीओ मन ही मन कह रहा होता है, मैंने जितना सोचा था वो उससे काफी ज्यादा क्रूअल है। वो जोंग को कोई भी स्पेस नहीं दे रहा है लेकिन जोंग भी उसके अटैक्स को रोक रहा है जिसे वो डॉज नहीं कर सकता है और अपने सर पर किसी भी तरह की चोट को लगने से खुद को बचा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो का एक पंच जोंग के हेड की तरफ आ रहा होता है तो जोंग जो का ये पंच ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सडनली जोंग को अपर कट मार रहा होता है लेकिन जोंग इसे डॉज करते हुए जू को किक मारते हुए पीछे की ओर फेंक देता है लेकिन जू पीछे को फिसलते हुए खुद को रोक लेता है और सडनली जोंग को देखकर काफी हैरान हो जाता है। साथ ही ली भी काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, आखिर वो क्या कर रहा है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया है, उसे अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग ने अपने गार्ड डाउन कर लिए होते हैं। फिर वो जो की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और ये देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं, जोंग ने अपने गार्ड डाउन कर लिए हैं और अब वो ऑक्टागन में वार्मिंग कर रहा है। जोंग जो की रेंज के अंदर है उसे अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए थे। तो जोंग को देखते हुए जू भी मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो क्या कर रहा है, अरे नहीं मुझे फोकस रहना होगा और स्पीड बनाते हुए उसे पीछे धकेलना होगा। फिर जू के इतना कहते ही हम देखते हैं कि जोंग जू को एक काफी जोरदार पंच मार देता है और ये पंच खाने के बाद जू मन ही मन कह रहा होता है, अरे नहीं मैं इस जॉब को देख नहीं सका और सिर्फ इतना ही नहीं उसका फॉलो अप भी काफी फास्ट है। तो जू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जोंग जू को एक और जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग अपना पैर आगे की ओर बढ़ा रहा होता है और ये देखकर जो मन ही मन कह रहा होता है, क्या वो एक किक मार रहा है, अरे नहीं ये तो फेक है, रियल तो लेफ्ट मिडिल किक है, अरे नहीं ये भी फेक है। तो जू के इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि जोंग अपना पहले लेफ्ट लेग आगे लाता है फिर राइट लेग आगे लाता है और सेम यही चीज करते हुए जोंग आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तो जोंग को ऐसा करता हुआ देखकर जो काफी कंफ्यूज होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो किक कब मारेगा, अरे नहीं शायद ये रियल किक होनी चाहिए। तो इतना सोचते हुए जू कॉर्नर में पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कमेंटेटर कह रहे होते हैं, कोई भी अटैक नहीं हो रहा है लेकिन वो दोनों ही लगातार मूव कर रहे हैं। वैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन ये देखने में काफी मजा आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो काफी गुस्से में कह रहा होता है, कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद वो जैसे जोंग को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है
तो जोंगजू के फेस में एक जोरदार किक मार देता है और ये देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं जोंग ने जंपिंग स्पीकिंग बैक किक से जवाब दिया है और अब वो फॉलो अप भी कर रहा है। तो कमेंटेटर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जोंग अपने दूसरे पैर से जो के फेस में काफी जोरदार किक मार देता है और इसके साथ जोंगजू को एक पंच में मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जल्दी से कॉर्नर से बाहर की ओर आ रहा होता है। तो ये देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं जो एक तरफ से भागने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ जोंग क्रैब वॉकिंग करते हुए जू का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब देखकर जू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू मन ही मन कह रहा होता है कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग सडनली जो को एक जोरदार पंच मार देता है और ये देखकर सीओ काफी खुश होते हुए कह रहा होता है उसके फेंट्स और पंचेस अनप्रेडिक्टेबल है, इसके अगेंस्ट रिएक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है कि वो उसे स्टडी कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग जू को लगातार पंचेस मार रहा होता है। तो जू अपने फेस को कवर करते हुए मन ही मन कह रहा होता है उसने मूवमेंट पकड़ ली है, इसलिए अब यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके अभी इसे तो लेना ही होगा और उसके बिग स्विंग का वेट करना होगा। इसके बाद जोंग जैसे अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है तो ये देखकर जू मन ही मन कह रहा होता है अब टाइम आ गया है, मैं उसके मूवमेंट को कम कर दूंगा और कंट्रोल दोबारा ले लूंगा। तो इतना मन ही मन कहते हुए जू जैसी जोंग को पंच मारता है तो जोंग काफी इजली ये पंच डॉज कर लेता है और ये देखते हुए जो मन ही मन कह रहा होता है वो जानता था कि मैं अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग जू पर नहीं अटैक कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जो मन ही मन कह रहा होता है मेरे लेग्स इनफ स्पीड से मूव नहीं कर रहे हैं और मेरा जो भी एक्सपोर्ट हो गया है, इसलिए मुझे अपना गार्ड अप करना होगा। तो जू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जोंग सडनली जू के पेट में काफी जोरदार नी अटैक कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि इससे जू की काफी बुरी हालत हो जाती है। साथ ही ये सब देखकर सीओ काफी खुश होते हुए कह रहा होता है उसने दोबारा कर दिखाया। इसके बाद हम देखते हैं कि कमेंटेटर कह रहे होते हैं ये सच में काफी बड़ा इम्पैक्ट है। अब जोंग ऑक्टागोन से होते हुए जू की ओर टहल रहा है लेकिन दूसरी तरफ जू हिल भी नहीं पा रहा है। इसके बाद जोंग जैसी जू के सामने आता है तो ये देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं जोंग अब पूरी तरह से बेपरवाह होकर जू को घूर रहा है और जू अभी तक एक भी पंच मार नहीं सका, भले ही जोंग जू के रेंज में है। इसके बाद हम देखते हैं कि जू जोंग को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे यकीन है कि ये फ्रस्ट्रेटिंग है जब तुमने हमेशा अपने स्टेमिना और एंडोरेंस पर भरोसा किया है। हालांकि तुम बैट फेल मत करना, लेकिन तुमने अपना मजा ले लिया है और अब मेरा टाइम आ गया है। तो जो कितना सोचने के बाद हम देखते हैं कि जोंग जो को एक काफी जोरदार पंच मार देता है और ये देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं जो इतना हेल्पलेस है कि वो फाइट बैक भी नहीं कर सकता है। तो कमेंटेटर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जोंग जू को एक और पंच मार देता है और लास्ट में एक जोरदार पंच मारकर उसे कॉर्नर में फेंक देता है। तो ये पंच खाने के बाद जू मन ही मन कह रहा होता है मैं इसे इस तरह खत्म होने नहीं दूंगा और इतना कहने के बाद जो सडनली जोंग को उसकी कमर से पकड़ लेता है। फिर ये देखकर जोंग जू को लंगड़ी देते हुए जू का हाथ पकड़ लेता है। फिर जू जैसी घूम रहा होता है तो तभी हम देखते हैं कि जोंग सडनली जू के नेक को पकड़ लेता है। फिर ये सब देखकर कमेंटेटर कह रहा होता है अरे ये टेक्निक तो प्लम है। जोंग ने जू को प्लम क्लिंच में पकड़ लिया है और अब जू निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। और अब ये क्या जोंग तो नी स्ट्राइक कर रहा है, इसका इफेक्ट तो काफी एक्सप्लोसिव निकल कर आने वाला है। तो कमेंटेटर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जोंग जू पर काफी जोरदार नी स्ट्राइक अटैक कर देता है। तो ये देखकर जूका को चिल्लाते हुए कह रहा होता है चलो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जू को एक पंच मार देता है। फिर ये देखकर जोंग दोबारा से नी अटैक कर देता है, फिर लगातार नी अटैक करता रहता है। तो ये देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं नी अटैक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और जो बाहर भी निकल नहीं पा रहा है। ये तो अब सच में काफी डेंजरस होता जा रहा है। जो कितना भी टफ क्यों ना हो उसकी भी अपनी एक लिमिट है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग अपना पैर पीछे लेता है और जू पर काफी जोरदार नी अटैक कर देता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो अपने घुटने टेक देता है। तो जो के घुटने टेकते ही जोंग लगातार उसे पंचेस मारने लगता है। फिर ये देखकर सीओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है जल्दी से उसकी नेक को प्रेस करो। फिर ये सुनने के बाद जोंग जो की नेक प्रेस करते हुए उसे पंचेस मारने लगता है और ये देखकर जू
युका को चिल्लाते हुए कह रहा होता है उसे पकड़ो और ग्राउंड की ओर ले जाओ। तो ये सुनने के बाद जू सडनली जोंग का एक पैर पकड़ लेता है और उसे पीछे की ओर पुश करने लगता है, लेकिन जोंग जल्दी से अपने पैर पीछे लेता है और अपनी पूरी बॉडी का वेट जू के ऊपर डाल देता है। फिर जू के नेक में प्रेशर डालते हुए उसे नीचे की ओर पुश कर रहा होता है। तो ये देखकर एक कमेंटेटर हैरान होकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये मूव तो फ्रंट नेकेड चोक है। जोंग ने चोक टेक्निक से टैकल को काउंटर किया है। जोंग इस चीज में काफी बढ़िया है और यही चीज जू के लिए रियल में काफी बुरी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग नेक में काफी प्रेशर दे देता है, जिस वजह से जू काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, साथ ही वो बेहोश भी होने लगता है। तो ये देखकर बीच में रेफरी आकर जोंग को पीछे धकेल देता है, फिर काउंटिंग करने लगता है। तो ये सब देखकर कमेंटेटर कह रहे होते हैं ये मैच अब यहीं पर खत्म होता है। जोंग ने जू को सबमिशन से डिफीट कर दिया है। जू एक आयरन फोर्ट्रेस था, लेकिन उस फोर्ट्रेस को जोंग ने गिरा दिया। जोंग ने सुपर रूकी के रूप में अपनी वर्थ प्रूफ कर दी है। 4 मिनट और 18 सेकंड्स, ये एक और फर्स्ट राउंड की विक्ट्री है। इसके बाद हम देखते हैं कि तायुंग जोंग के पास आकर कह रहा होता है यार यहाँ आओ, मुझे तुम्हें हक करना है। तो जोंग को देखते हुए ली कह रहा होता है वो सच में इनक्रेडिबल है और उसने रिसेंटली चोक करना भी सीख लिया है। तो सीओ कह रहा होता है हाँ उसने कर दिखाया। फिर सीओ के इतना कहने के बाद ली नोटिस करता है कि सीओ कांप रहा है और ये नोटिस करने के बाद ली मन ही मन कह रहा होता है वो कूल रहने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो कुछ एक्शन भी दिखाना चाहता है। खैर मेरे जैसा केयरलेस पर्सन भी इस मैच को लेकर काफी एक्साइटेड हो गया है, इसलिए उसे ब्लेम कौन ही दे सकता है। जो मुझे उस एक्साइटमेंट, थ्रिल और उस पैशन की याद दिलाता है जो मैंने फर्स्ट टाइम MMA शुरू करने में फील की थी। जोंग तुमने सच में काफी बढ़िया किया है और कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन आज ये तुम्हारा दिन है, इसलिए तुम आगे बढ़ो और जो चाहे वो करो। तो ली के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है चलो हम विक्ट्री सॉन्ग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर ये सुनकर सीओ मन ही मन कह रहा होता है अरे यार इसके अलावा कुछ भी चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग एक रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं और जोंग रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। साथ ही जोंग की मॉम जोंग से कह रही होती है सन क्या तुम अच्छा टाइम बिता रहे हो। तो जोंग कह रहा होता है हाँ मुझे हर कोई लगातार कांग्रेचुलेशन कह रहा है, वैसे आप थोड़ा वियर्ड साउंड कर रही हैं। मॉम क्या आपने ड्रिंक की है। फिर जोंग की मॉम कह रही होती है मेरा सन आज विक्टोरियस हुआ है इसलिए मैं भी ड्रिंक कर रही हूँ। तो जोंग कह रहा होता है मॉम ज्यादा ड्रिंक मत करना, आप कभी भी अल्कोहल को हैंडल नहीं कर पाओगी। फिर जोंग की मॉम कह रही होती है फिक्र मत करो मैं घर में हूँ। तो जोंग कह रहा होता है और डैड कहाँ है। फिर जोंग की मॉम कह रही होती है वो मेरे लिए और ड्रिंक लेने गए हैं, वो भी जल्द ही वापस आ जाएंगे, जोंग मुझे माफ करना। तो जोंग कह रहा होता है मॉम आप किस बात के लिए सॉरी है। फिर जोंग की मॉम कह रही होती है तुम जो करना चाहते थे उसमें तुम्हें चीयर करने के बजाय मैंने तुम्हें डिस्करेज किया। तो जोंग कह रहा होता है ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं जिद्दी हो गया था। फिर जोंग की मॉम कह रही होती है मैं डर गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने सन को बैटल ग्राउंड में भेज रही हूँ और वो भी कुछ पैसों के लिए। मेरे पुअर बॉय जब तुम छोटे थे तो तुम्हें सभी स्पोर्ट्स में काफी हार्ड टाइम फेस करना पड़ा था और इस वजह से तुम अपने बचपन को भी एंजॉय नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं एक काफी बैड मदर हूँ। तो ये सब सुनकर जोंग घबराते हुए कह रहा होता है अरे मॉम पहले प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। वे जोंग के डैड कह रहे होते हैं क्या शांत हो जाओ। तो जोंग कह रहा होता है डैड आप। फिर जोंग के डैड कह रहे होते हैं हाँ तुम्हारी मॉम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, वैसे क्या तुम अभी भी पार्टी में हो, मैं तुम्हारी मॉम की अच्छी देखभाल कर लूंगा इसलिए तुम वहाँ एंजॉय करो। तो जोंग कह रहा होता है ठीक है डैड बस आप उन्हें खुश रखना, मॉम मुझे काफी परेशान लग रही थी। फिर जोंग के डैड कह रहे होते हैं हाँ मैं समझ गया कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वैसे जोंग आज तुम रियल में काफी अमेजिंग थे। तो जोंग कह रहा होता है मैं जानता हूँ, और इतना कहने के बाद जोंग कॉल कट कर देता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है मुझे अभी भी काफी आगे जाना है, मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि मेरी मॉम को मेरी फिक्र ना हो, वैसे मैं इस टीम और टीममेट्स के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन जोंग की वीडियो देख रहा होता है जिसमें जोंग जीतने के बाद गाना गा रहा होता है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जोंग रेस्टोरेंट में जैसे एंटर करता है तो ली जोंग को देखकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आ गए हैं। तो एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है यार तुम्हें फाइटिंग के बजाय अपनी सिंगिंग पर काम करना चाहिए, क्या कभी किसी ने क्राउड को साइलेंट होते हुए देखा है। पूरी टीम काफी ज्यादा एम्बेरेंस हो गई थी, वैसे कोच तायुंग कह रहे थे कि तुम एक बेचने से भी बदतर हो। तो ये सब सुनने के बाद यूजिन जोंग की ओर देखने लगती है और सडनली उसे भी हंसी आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके जनवरी 20 ऑफिशियल जिम सेंटर लिकर डे दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि तायुंग काफी गुस्से में चिल्ला रहा होता है। फिर सडनली वान का गला दबाकर चिल्लाते हुए
हुए कहने लगता है, आखिर तुम होपलेस क्यों हो? तो वान कह रहा होता है, अरे रुक जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग आकर तायुंग को पकड़ लेते हैं। साथ ही उसमें से एक कह रहा होता है, अरे सर शांत हो जाओ, उसका ये मतलब नहीं था। और इतना कहने के बाद वो दोनों ही तायुंग को अपने साथ वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। साथ ही उनमें से एक पर्सन वान से कह रहा होता है, वान तुमने आज काफी अच्छा किया। तो वान कह रहा होता है, हाँ थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि वान वहीं पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जोंग आकर वान को एक ड्रिंक ऑफर करता है। तो वान कह रहा होता है, इसके लिए थैंक यू। इसके बाद जोंग भी वान के साथ वहाँ पर बैठ जाता है। साथ ही वान जोंग से कह रहा होता है, आई एम सॉरी तुम्हारी हेल्प के बाद भी सारी चीजें ऐसी हो गई। तो जोंग कह रहा होता है, खैर एटलीस्ट तुम हारे नहीं हो। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, आज रात के मैच में वान हारा नहीं, लेकिन वो जीत भी नहीं पाया। हालांकि वान के लिए फर्स्ट राउंड ठीक था, लेकिन सेकंड राउंड में जब उसने अपोनेंट के टैकल पर राइट हुक लगाया तो वो ऑलमोस्ट मैच जीत ही गया था। पर तभी कोच तायोंग ने उससे चिल्लाते हुए कहा कि स्लो और स्टडी रहो, लेकिन वान एक्साइटेड हो गया। उसने कोच को इग्नोर किया और टाइट गार्ड के ऊपर लगातार पंचिंग करता रहा। फिर जल्द ही वो थक गया और उसका जॉ भी एक्सपोज हो गया। फिर दोनों ही फाइटर ने एक दूसरे के जॉ पर पंच मार दिया और दोनों ही एक साथ बेहोश हो गए। तो रेफरी ने भी मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया। फिर भी क्योंकि ये जीत नहीं थी, इसलिए उसका प्रो डेब्यू भी एक बार फिर डिले हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वान जोंग से कह रहा होता है, क्या हो गया? मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे खा जाओगी। तो जोंग कह रहा होता है, मैंने इस बारे में सोचा तो था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए काफी हो गया है। और इसी के साथ जोंग मन ही मन कह रहा होता है, वान में स्किल तो काफी अच्छा है, लेकिन स्टेज में डर के वजह से वो मिड फाइट में ही फ्रीज हो जाता है। वैसे मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ कि वो इस टाइम पर किस तरह के स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग कह रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम नेक्स्ट टाइम जीत जाओगी। तो वान कह रहा होता है, जोंग मैं सोच रहा था कि शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए। फिर वान की इतना कह दी। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कोच आकर कह रहा होता है, अरे बच्चों चलो चलना चाहिए। तो वान कह रहा होता है, जोंग चलो हमें चलना चाहिए। फिर जोंग कह रहा होता है, रुको तुम क्या कह रहे थे? तो वान कह रहा होता है, अरे मैं भूल गया। अरे जोंग जल्दी करो, नहीं तो कोच तायोंग फिर से नाराज हो जाएगा। तो जोंग हाँ कहता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मैं चुपचाप उसके पीछे बाहर चला गया और अपनी नजर उस पर टिकाए रखी। किसी रीजन से वो काफी सैड लग रहा था। इसके बाद हम तायोंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, हमारे जिम को आज काफी ग्रेट न्यूज मिली है। यूनचोंग ऑफिशियली हमारी टीम से एसएफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला फर्स्ट पर्सन है। तो ये सुनकर पूरा क्राउड काफी जोर से चीयर करने लगता है। साथ ही एक पर्सन कह रहा होता है, बहुत बढ़िया, आखिर हमारे जिम में एक एसएफसी फाइटर आ ही गया। चलो अब हम लाइन अप होकर उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। अरे ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है। तो ये सब देखकर जोंग कह रहा होता है, ये वर्ल्ड सच में काफी क्रूअल है। फिर ये सुनकर यूजिन कह रही होती है, क्यों क्या हुआ? तो जोंग कह रहा होता है, कल वान ने डेब्यू का चांस मिस कर दिया और आज यूनचेंग को एसएफसी का ऑफर मिल गया, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। फिर यूजिन वान की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, तुम्हारा फ्रेंड वहाँ पर लटका हुआ है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। फिर वान को देखते हुए जोंग मन ही मन कह रहा होता है, वान आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ कह रहा होता है, सब लोग शांत हो जाओ, हमारे पास एक अनाउंसमेंट है। ये मैच जून के मिड में सेट हुआ है, इसलिए हमें हेड कोच और मेरे अलावा एक एडिशनल सेकंड की जरूरत है। तो ये देखकर सभी लोगों की आंखें चमकने लगती है और वो सभी कह रहे होते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ली सबसे आगे आते हुए कह रहा होता है, सीनियर को फर्स्ट मौका मिलना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ काफी लंबे टाइम से हूँ, इसलिए मुझे बोनस पॉइंट मिलने चाहिए। तो तायोंग ली को पीछे करते हुए कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मिलिट्री है? यहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट एटीट्यूड है। मैं 6 साल से कभी भी लेट नहीं आया हूँ और अपसेंट भी नहीं हुआ हूँ। तो ये सब सुनने के बाद सीओ बाकी उसे कह रहा होता है, और तुम लोगों का क्या तुम लोग जाना नहीं चाहोगे? तो बाकी लोग कह रहे होते हम भी जा सकते हैं। फिर सीओ कह रहा होता है, ऑफ कोर्स तुम लोग भी जा सकते हो और तुम लोग भी याद रखना कि तुम लोग टीम के पार्ट हो। तो ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सीओ आगे कह रहा होता है, लेकिन सिर्फ प्रो के रूप में डेब्यू करने वाले फाइटर जो मैच के लिए शेड्यूल्ड हैं, उन्हें भी नहीं जाना है। ये कोच का ऑर्डर है, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। तो ये सुनकर सभी लोग काफी सैड होते हुए कह रहे होते हैं, अरे यार ये क्या बकवास है, वैसे सभी लड़कों में से तुम किसे चुनने वाले हो? फिर सीओ कह रहा होता है, मेरे पास इसके लिए एक लॉजिकल और फेयर सिचुएशन है, द घोस्ट लेग। अब चलो सभी लोग बाहर आओ और एक लाइन ड्रॉ करते हुए एक नंबर पिक करो, फिर मैं नंबर और लाइन को मिक्स करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ सारे नंबर और लाइन मिक्स करने के बाद कह रहा होता है, ठीक है अब सब कुछ तैयार है। खैर मैं
पहले ही बता देता हूँ कि रिजल्ट जो भी होगा कोई कंप्लेन नहीं करेगा। तो सभी लोग कह रहे होते हैं यस सर हम तैयार हैं। फिर सीईओ कह रहा होता है सबसे पहले हम जोंग से शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जोंग जीत जाता है और काफी खुश होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है यस मैं जीत गया। इसके बाद जोंग आसपास देखते हुए कह रहा होता है अरे सॉरी मुझे माफ करना, मैं तो बस अपना लक टेस्ट कर रहा था, हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं जीत जाऊंगा। फिर सीईओ जोंग से कह रहा होता है बहुत बढ़िया जोंग कांग्रेट्स। तो जोंग कह रहा होता है कोच थैंक यू। फिर सीईओ कह रहा होता है बस तुम मेक श्योर करो कि तुम क्वालिफाई हो। तो जोंग हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या क्वालिफाई। फिर सीईओ कह रहा होता है NSEA CPA जैसे कुछ या शायद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सर्टिफिकेट। तो जोंग कह रहा होता है नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। फिर सीईओ कह रहा होता है SFC सेकंड बनने के लिए तुम्हें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा और ऐसा करने के लिए स्पोर्ट्स रिलेटेड गवर्नमेंट सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास सच में कुछ भी नहीं है। तो जोंग कह रहा होता है नहीं मेरे पास नहीं है। फिर सीईओ कह रहा होता है तो फिर तुम जान नहीं सकते हो। तो ये सुनने के बाद जोंग हैरान होते हुए काफी सैड होकर कह रहा होता है अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर सीईओ कह रहा होता है इस बार के लिए सॉरी, लेकिन तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो। खैर चलो हम वापस घोस्ट लेक पर चलते हैं। तो जोंग कह रहा होता है रुक जाओ मैं गिव अप नहीं करूंगा। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और अब अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से इसमें 1K लाइक कंप्लीट कर देना। उसके बाद मैं जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और हाँ जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।